रिलेटिव प्रोनाउन में जितने भी वर्ड्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है, हु, हुम, व्हाट, विच और दैट। अब आज हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में बेटा इंडेफिनिट प्रोनाउन। सभी बच्चे हेडिंग बना लीजिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, पहले वर्ड का मीनिंग जानेंगे कि व्हाट इज द इंडेफिनिट प्रोनाउन एक्चुअली, कि वास्तव में इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। उसके बाद में वी विल हैव सम सेंटेंसेस टू मेक द डेफिनेशन क्लियर और द वर्ड्स। सी, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अगर मैं यहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स लिखूं, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा यहां पर एवरीवन, एक वर्ड लिखा मैंने यहां पर बेटा समवन, उसके बाद में मैंने वर्ड लिखा एक नो वन, नो वन में स्पेस आता है ध्यान रखना, और एक वर्ड लिख दिया मैंने यहां पर बेटा एनीवन। ये चार शब्द लिखे, आप जानते हैं ये ह्यूमन बींग्स को डिनोट करते हैं। उसके बाद में मैंने दूसरा वर्ड लिखा एक एवरीबॉडी, उसके बाद लिख दिया मैंने बच्चे समबडी, उसके बाद लिखा मैंने नोबडी, नोबडी में स्पेस नहीं आएगा, ठीक है, नहीं तो फिर नो बॉडी हो जाएगा, मतलब कोई भी बॉडी नहीं है वहां, ऐसा हो जाए नोबडी मतलब कोई इंसान नहीं, ये मतलब है। और फिर एक और होता है यहां पर कौन सा, एनीबडी। ये 8 शब्द हो गए हमारे पास, 4 और आएंगे। अब बात करते हैं किनकी, थिंग्स की। मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा बेटा एवरीथिंग, उसके बाद लिख दिया मैंने समथिंग, उसके बाद लिख दिया हमने नथिंग, और लास्ट में लिख दिया हमने एनीथिंग। ये आपके पास 12 शब्द हो गए, और इनके साथ में एक वर्ड और है, कॉमा लगा के उसको और लिख लेना, अलग है वो, सेपरेट इनसे, वन। पहले समझें, और ये वन 1 2 3 4 वो वाला वन नहीं है, ये वन का मतलब है एवरीवन के जैसा, यानी इस वन का हिंदी में मतलब क्या होता है, हर एक या प्रत्येक, हर एक, हर एक ह्यूमन बींग्स की बात करता है, यानी कि इंसानों की बात करता है, ह्यूमंस, ह्यूमंस के लिए उपयोग में लाते हैं इसको। आपने सुन रखा है कि हर एक को, हर एक इंसान को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। एक मिनट, तो क्या बोलोगे, वन शुड लव वंस कंट्री, या एवरीवन शुड लव हिज और हर कंट्री, ऐसे? हाँ, डाउट पूछो। नो वन का मतलब कोई भी इंसान नहीं, ये मतलब है। नो वन और नोबडी का मतलब ऑलमोस्ट सेम रहता है। अब ये आपके पास ये कुछ वर्ड्स हो गए, अब इनके साथ में मैं कुछ वर्ड्स और लिख रहा हूं। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा बेटा ऑल, मैंने एक वर्ड लिख दिया सम, मैंने एक वर्ड लिखा है मोस्ट, ऑल, सम, मोस्ट, उसके बाद में मैंने लिख दिया 50%, 50% या कोई भी परसेंट, उसके बाद में मैंने लिख दिया अलॉट, यानी कि ढेर सारे। ये कुछ ऐसे वर्ड्स और हैं, ऑल, सम, मोस्ट, 50%, अलॉट, 1/3, हाफ, ऐसे कुछ वर्ड्स हो जाएंगे आपके सामने, हाफ, एटसेट्रा। अब ये सब बस इतने ही होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये सब के सब क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब जरा इनको क्लियर करते हैं कि वास्तविक रूप से इंडेफिनिट प्रोनाउन कैसे हैं, और इनको मैंने 2 भागों में क्यों लिखा है। पहले वाले तो सर, पहले वाले तो ये वाले हैं, ये पहला ग्रुप ये हो गया, उसके बाद में दूसरा ग्रुप ये बनाया हमने। इनमें और इनमें अंतर क्या है, पहले तो इसको क्लियर करते हैं कि क्या ये वास्तव में इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे आप ऐसे यूज करें कि मैं बोलूं क्लास में कि एवरीवन हैज अ पेन, क्या मतलब इसका, हर एक के पास एक पेन है। मुझे जरा बताना मैंने किसकी बात करी, पता नहीं। इंडेफिनिट का मतलब ही होता है इंडेफिनिट विच इज नॉट डेफिनिट, जो डेफिनिट नहीं है, यानी कि डेफिनिट नहीं है मतलब निश्चित नहीं है, सर्टेन नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। ये तो इंडेफिनिट है मतलब अनसर्टेन है, अनिश्चित है। जैसे मैं बात करूं, मैं यहां पर आपको देख के कहूं वहां से कोई आ रहा है, और मैंने उसको देख के कहा समवन इज कमिंग टुवर्ड्स मी, कोई मेरी ओर आ रहा है, जरा बताना मैं किसकी बात कर रहा हूं, मुझे पता नहीं है। जैसे मैंने क्लास में आके और यहां खड़े होके मैंने आपको बोला गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप जरा बताना मैंने किसको ग्रीट किया, पता चला आपको, नहीं चला। हाँ, अगर मैं ये कह दूं कि गुड मॉर्निंग राहुल, अब डेफिनेट हो गया, अब डेफिनेट हो गया ना, किसी खास स्पेसिफिक पर्सन का नाम ले लिया, तो ये तो इंडेफिनेट है। इंडेफिनेट है मतलब इनमें पता ही नहीं चलता है। जैसे मेरे पास एक कठिन वाला सवाल है एलजेब्रा का, अब मैं कह रहा हूं क्लास में बच्चों को देके नोबडी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या मतलब है, इस सवाल को कोई भी हल नहीं कर सकता। जरा बताना किसकी बात कर रहा हूं मैं, मैंने बताया कि ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं, मैं कह रहा हूं नोबडी मतलब कोई भी नहीं कर सकता, अनसर्टेन है ये। जैसे मैं कहूं आई हैव समथिंग फॉर यू, क्या बोला मैंने, मेरे पास कुछ है आपके लिए, मैंने बताया क्या है मेरे पास, नहीं। अगर मैं कह देता कि आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम फूड,
आई हैव 2 बाइक्स, कुछ भी है मेरे पास तो डेफिनेट हो जाता। लेकिन ये सभी के सभी वर्ड्स, ये सभी के सभी वर्ड्स कैसे होते हैं? इंडेफिनेट होते हैं। जैसे मैं कहूं कि ऑल, मतलब सभी के सभी, पता नहीं ऑल सब इंसानों की बात हो रही है, सभी वस्तुओं की हो रही है। सम, अब सम क्या है? मैं कहूं सम पीपल तो कुछ लोगों की बात हो गई, मैं कहूं सम वाटर तो कुछ पानी की बात हो गई। तो पता नहीं चल रहा है किसकी बात करते हैं। इनके सामने जो वर्ड्स आएंगे ना तब फिक्स्ड हो पाएगा। अंतर क्या है इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटने का? सर ये जो ऊपर वाले हैं ना सभी के सभी, मैंने बता दिया ना आपको, आप समझ गए, ये सभी इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। ये इंडेफिनेट दर्शाते हैं, यानी कि फिक्स नहीं है, ये पता नहीं चलता किसकी बात कर रहे हैं। ये सभी के सभी, ये जो पहला ग्रुप है, ये तो सर कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। सिंग, सर ये प्रोनाउन है ना, और प्रोनाउन है तो या तो सब्जेक्ट बनेंगे या ऑब्जेक्ट बनेंगे। अगर ऑब्जेक्ट बनेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये एक सेंटेंस में सब्जेक्ट बन गए तो वर्ब भी फिर सब्जेक्ट से अनुसार आती है। ये ऊपर वाले सिंगुलर हैं, इन सभी को अगर आपने सब्जेक्ट बनाया किसी को भी, तो इनके साथ में वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। और ये जो नीचे वाले हैं ना, ये वाले सर सिंगुलर भी हो सकते हैं और ये प्लूरल भी हो सकते हैं। डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में किस चीज की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुने, ये सभी के सभी प्रोनाउन किसी नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं। उस नाउन को चेक किया जाएगा, अगर वो नाउन सिंगुलर तो ये सब के सब सिंगुलर, अगर वो नाउन प्लूरल तो ये सब के सब प्लूरल। इतनी बात समझ में आई है? और ये पता चलेगा आपको अभी एग्जाम्पल सेंटेंस से। इसके बारे में थोड़ा सा एडिशनली बात करनी है हमको। वन, ये वन का मतलब तो हिंदी में पता ही है आपको, हर एक या प्रत्येक ऐसे बात करता है, ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इतना समझ में आया है? यस, यू में आ जाइए। तो वन के बारे में मैंने आपको क्या बताया? ये वन वो नहीं है 1 2 3 4 वाला वन। इसका मतलब है इट मींस वन, मतलब प्रत्येक की बात कर रहा है, हर एक की बात कर रहा है। एक बार देख लो बेटा, ये जो मैं पूरा जो बताया अभी, इसको समरी देता हूं आपको। आज की क्लास में हमने शुरू किया है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? इंडेफिनेट का मतलब है जो डेफिनेट नहीं है। इंडेफिनेट विच मीन विच इज नॉट डेफिनेट, जो डेफिनेट नहीं है। अब ये वर्ड्स हैं एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। ये 12 वर्ड्स हो गए और एक कौन सा था? वन। ये यहां तक 13 वर्ड्स हैं। ये सभी के सभी कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इसके बाद फिर नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हैं जैसे ऑल, सम, मोस्ट, 50%। 50% जरूरी नहीं है, ये मैंने आपको एक कॉमन आइडिया है। 50%, 60%, 10%, 90%, कोई भी परसेंट, परसेंट में कोई भी डेटा, ठीक है? तो ये कोई भी परसेंट, अलॉट का मतलब ढेर सारा, हाफ का मतलब आधा। ये सभी के सभी दो ग्रुप में बांटे हमने। ऊपर वाला ग्रुप सिंगुलर होता है, नीचे वाला ग्रुप सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा किस नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है जी? चलिए, ये पूरी स्लाइड नोट करने के बाद में हेडिंग बनाए एग्जाम्पल्स। जल्दी करें इसको, यहां तक कोई डाउट है तो बताएं। जल्दी कीजिए।
क्या हो गया सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं, करें जल्दी से। 50% बेटा कोई भी अमाउंट, जैसे मैं कहूं 50% ऑफ द वाटर हैज बीन वेस्टेड, पानी का 50%, अब 50 हो, 60 हो, 10 हो, 90 हो, कोई भी परसेंट की बात करता है। ये नीचे वाले 50% ही नहीं, ये सभी के सभी वर्ड्स, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, ये प्लूरल भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि ये बात किसकी कर रहे हैं, है ना। अभी एग्जाम्पल सेंटेंस से क्लैरिटी लाएंगे इसमें।
3 सेंटेंस नोट करें जल्दी से। चलिए ट्रांसलेशन जानते हैं तीनों का। क्या कह रहे हैं? एवरीवन इन दैट क्लास वर कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, अगर आपको वर्ब देख के टेंस पता चल जाता है तो ये है वर्ब का स्ट्रक्चर, है ना। वॉज या वर के साथ में अगर V3 लिख दी जाए तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बन जाता है, जो कि बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसमें जो सब्जेक्ट होगा ना वो डूअर नहीं होगा, मतलब कोई काम नहीं कर रहा होगा, उसी पर एक्शन होगा। और यही अगर सेंटेंस में देखा जाए तो ये हमारा सब्जेक्ट है। कहा जा रहा है एवरीवन इन दैट क्लास, उस क्लास में हर एक को, प्रत्येक को बुलाया गया था प्रिंसिपल साहब के द्वारा। यानी उस क्लास में जितने भी लोग बैठे थे प्रत्येक को प्रिंसिपल साहब के द्वारा बुलाया गया था, ये इसका मतलब है। अगर मैं देखा जाए तो ये क्लास तो इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा है, तो ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। बाई फिर से एक प्रीपोजिशन है, तो ये प्रिंसिपल क्या हो जाएंगे? इस प्रीपोजिशन के ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। आप जानते हैं कि जहां भी इंग्लिश ग्रामर में कोई भी प्रीपोजिशन आता है, जैसे इन होता है, बाई है, ऑफ है, टू है, फॉर है, सिंस है, ये सब के सब क्या है? छोटे छोटे वर्ड्स प्रीपोजिशन होते हैं। और प्रीपोजिशन के बाद उन प्रीपोजिशंस के ऑब्जेक्ट आते हैं, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में बात करें तो या तो एक नाउन होता है या फिर एक प्रोनाउन होता है। ये आपका वर्ब का स्ट्रक्चर है, जिसमें अगर मैं सेपरेटली इनको ब्रेक करूं तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है? आपकी मेन वर्ब है, वर्ब कॉल्ड। अब मुझे जरा बताएं सब्जेक्ट कौन है आपका? एवरीवन। कैसा है ये? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। और वर्ब कैसी लगी हुई है? प्लूरल। ये यहां पर प्रॉब्लम है, वर नहीं, यहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? वॉज लिखना पड़ेगा। अब हो गया सही। एवरीवन इन दैट क्लास वॉज कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल, ऐसे लिखा है। दूसरे में देखेंगे, एवरीथिंग दैट बिलोंग्ड टू अस हैव बीन लॉस्ट इन सुनामी। कोई कह रहा है कि एवरीथिंग दैट बिलोंग टू अस, जो कुछ भी हमारे पास था, मतलब हम जिस चीज, जो भी चीज हमको बिलोंग करती थी, हमारे अधिकार में थी, हमारी बिलोंगिंग्स थी, उनका एक साथ क्या हुआ है? हैव बीन लॉस्ट इन सुनामी। सुनामी में वो खो चुकी हैं, बह चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, ये कह रहे हैं। अब देखिए, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद में अगर वर्ब आ जाए तो सभी को दिखता है क्लियर, लेकिन सब्जेक्ट से अगर थोड़ी दूरी पर जाकर अगर वर्ब प्लेस की है किसी ने, तो थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत आती है। जैसे अगर मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखूं कि समथिंग समथिंग आर मिसिंग। अब ये आपने देखा कि ये वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब लिख दोगे तो पता चल जाता है ना कि तुरंत ये सर समथिंग कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। और आर कैसी वर्ब है? प्लूरल है। तो यहां पर समथिंग आर मिसिंग नहीं है, समथिंग इज मिसिंग आएगा, है ना। लेकिन अगर सब्जेक्ट और वर्ब में दूरी हो जाए, जैसे ये एवरीवन यहां सब्जेक्ट है, ये 1 2 3 चौथे वर्ड के 3 वर्ड्स के बाद में वर्ब है, ऐसे यहां पर एवरीथिंग क्या है? आपका सब्जेक्ट है। अब वर्ब कहां है इसकी? ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब है, लेकिन ये इसकी वर्ब है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है वर्ब का स्ट्रक्चर, ये वर्ब का स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब है। और आगे लॉस्ट क्या है? मेन वर्ब है। ये पूरा मिला के हो जाएगा वर्ब। अगर पूरे को वर्ब बोले तो भी सही रहेगा। यहां सब्जेक्ट है, वहां वर्ब है। तो बच्चों को पता नहीं चलता है, वो सोचते हैं कि इस हैव के लिए अस सब्जेक्ट रहा होगा, बिलोंग रहा होगा, दैट रहा होगा। नहीं, कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, वही सब्जेक्ट बन पाएगा। एवरीथिंग ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? ये कौन सा प्रोनाउन पढ़ रहे हो तुम? इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में सिंगुलर होते हैं, चाहे एवरीवन हो, एवरीथिंग हो, समथिंग हो, और एवरीथिंग हो, कोई भी वर्ड हो। तो एवरीथिंग दैट बिलोंग टू अस। अब देखो, ये सेंटेंस को बड़ा किया गया है, यहां से और यहां तक एक एडजेक्टिवल क्लॉज लगा दिया है इस एवरीथिंग के लिए। एवरीथिंग, अब देखो, एवरीथिंग हैव बीन लॉस्ट इन सुनामी। सुनामी की स्पेलिंग में टी आता है, लेकिन टी म्यूट रहता है। सुनामी जानते हो ना, पानी के अंदर जो भूकंप आता है उसको सुनामी कहते हैं। तो प्रॉब्लम दिखाई दे गई आपको? सर ये यहाँ पर हैव नहीं, क्या लिखा जाएगा? यहाँ हैज लिखा जाएगा। अब ये तीसरा सेंटेंस, ये बिल्कुल आसान बच्चों वाला हो गया, क्योंकि इसमें तो सब्जेक्ट और वर्ब को साथ साथ रखा है, दूरी पर नहीं है ना। लेकिन इसमें क्या है? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट बाद में आता है, वर्ब पहले आती है। जैसे मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर, यू आर हैप्पी। क्या मतलब है? आप खुश हैं। अब अगर मुझे इस सेंटेंस को, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? आर को उठा के आगे रख दूंगा, और ये लास्ट में फुल स्टॉप नहीं, क्या लगाना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क। तो कैसे बोला जाएगा? आर यू हैप्पी? क्या आप खुश हैं? ये तो अब नाउ दिस सेंटेंस हैज बिकम एन इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट, राइट। ऐसे ही इसमें हुआ है, आर पहले आ गया, ये सब्जेक्ट है, और ये इसकी क्या है? ये वर्ब है। अब देख लीजिए, आर एवरीथिंग ऑलराइट मिस्टर जोसेफ? कोई किसी से पूछ रहा है कि सब कुछ ठीक है ना मिस्टर जोसेफ, है ना। तो क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें?
प्रॉब्लम इज आएगी सर ये सब्जेक्ट है वर्ब पहले आ गई है, क्यों? क्योंकि ये कैसा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव। लास्ट में क्या लगा हुआ है? इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहां पर इज लिखना पड़ेगा। इज एवरीथिंग ऑलराइट मिस्टर जोसेफ? क्या सब कुछ ठीक है मिस्टर जोसेफ? ऐसे, ठीक है। ये बेसिक वाला हो गया। अब थोड़ा सा बताते हैं आपको वन के बारे में। हाँ, एक एक हाँ पूछ। क्या? ऑलराइट मिस्टर जोसेफ, अच्छा इसको ब्रेक करना है। देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा यहाँ पर। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा, और मिस्टर जोसेफ बन जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑलराइट। अच्छा एक एक वर्ड को तोड़ने की बात कर रहे हो, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और चूंकि ये वर्ब लिंकिंग हो गई थी, लिंकिंग वर्ब हो गई थी ये, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, वो उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। हम्म, ये एडजेक्टिवल क्लॉज है बेटा, अभी बताया नहीं मैंने आपको, देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। ये दैट से लेकर अस तक ये एक एडजेक्टिव क्लॉज बन गया। एडजेक्टिव क्लॉज अगर सेपरेटली तोड़ा जाएगा तो कैसे टूटेगा, और अलग अलग तोड़े तो दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, बिलोंग आपकी इसी प्रोनाउन की वर्ब है, टू आपका प्रीपोजिशन है, और अस इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अलग अलग तोड़ा जाए तो ऐसे, और पूरा एक साथ तोड़ा जाए तो ये एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा। इस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। एवरीथिंग, एवरीथिंग के बारे में बता रहा है। एवरीथिंग कैसा? दैट बिलोंग टू अस, जो हमारे पास था, वो वाला सब कुछ। चलिए अब हो गया ना यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था ये वन। अब इस वन के बारे में चर्चा करते हैं, यहां से क्वेश्चन काफी पूछे जाते रहे। आपको इन चारों वर्ड्स में अंतर पता है कि नहीं पता है? एक तो होता है वन, एक होता है वंस, एक होता है वंस, और एक होता है वंस। इन चारों में अगर अंतर पता है तो अभी जो लिखने जा रहे हैं वो सबको समझ में आएगा। वन, वंस, वंस, वंस। कौन क्लियर करेगा चारों के नाम? चारों क्लियर कौन करेगा? बताओ 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 बताओ। ये वाला वन, ठीक है। प्रोनाउन का या एडजेक्टिव का? एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। बन जाएगा। नहीं बन पाएगा। प्रोनाउन का बनेगा से। एडजेक्टिव प्लूरल होते हैं कभी जिंदगी में? हाँ, मैंने एक एडजेक्टिव लिख दिया यहां पर गुड, इसको प्लूरल कर दोगे? प्लूरल करने की सोचा तो वो नाउन हो जाएगा, फिर वो गुड्स मतलब सामान हो गया अब इसका मतलब। और पहले एस के बिना क्या था वो? अच्छा, गुड, ये अच्छा। एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होते। और तीसरा वंस पजेसिव किसका? कौन से प्रोनाउन का? अरे ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये पता है ना आपको, इसका पजेसिव एडजेक्टिव है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये आपको पता है ना, इसका पजेसिव एडजेक्टिव। ऐसे वो किसका पजेसिव एडजेक्टिव? वन का खुद का। और ये लास्ट वाला क्या है? वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। हाँ, मूवी देखिए ये, उसका एक गाना बताओ, कौन सा गाना है उसमें? नहीं पता? पेपर में आएगा, बताओ जल्दी। नहीं आएगा? हाँ, यूपीएससी में आएगा। देखो बेटा, बहुत सही बताया। ये जो वन होता है ना सर, ये वन, ये तो हर एक की बात करता है, प्रत्येक की बात करता है। इसका मतलब होता है ये सिंगुलर है, प्रत्येक, ऐसा मतलब होता है इसका, प्रत्येक ह्यूमंस के लिए। और ये इसी का ये प्लूरल है। ये वन एक ऐसा प्रोनाउन है जिसमें नाउन वाले फीचर होते हैं। जैसे मैं लिखूं यहां पर एक 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 वर्ड लिख दिया मैंने, बॉय, ये अभी सिंगुलर है, अभी कैसा है? ये सिंगुलर है ना? और इसमें एस लगाने के बाद में ये क्या हो जाएगा? ये प्लूरल हो जाएगा। अब लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, बॉय लिख के और डायरेक्ट एस नहीं लगा रहा हूं, मैं एक एपोस्ट्रोफी का सिंबल लिख के अब एस लगा रहा हूं, ये कुछ और बात है। सिंपल एस लगा देने से कोई भी नाउन प्लूरल होता है, जैसे ये हो गया वन और वंस। लेकिन नीचे वाले में, इसमें और इसमें कितना अंतर है? सिर्फ ये सिंबल का, ये निशान का अंतर है। और इस निशान की वजह से ये बन गया अब इसका पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि ये पजेशन बनाएगा किसी भी चीज पर। जैसे मैं लिख दूं बॉयज पेन, तो लड़के का पेन, बॉयज कार, लड़के की कार। ऐसे ही ये तो क्या बन गया? ये तो एक पजेसिव एडजेक्टिव बन गया, पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि पजेशन बनाएगा। इसके तुरंत बाद आपको एक नाउन लिखना ही लिखना पड़ेगा। और ये तीनों तो हो गए एक से रिलेटेड ये, लेकिन ये जो चौथा वर्ड है ना, ये तो इन तीनों से अनरिलेटेड है। ये तो क्या होता है? ये तो एडवर्ब ऑफ टाइम, वंस, जिसका हिंदी में मतलब होता है एक बार। जैसे वो, हाँ, एक बार की बात है, लिखते हो ना कि वंस देयर वाज अ किंग,
ही हैड अ हॉर्स, एक बार एक किसान था, उसके पास एक घोड़ा था, ऐसे। तो ऐसे इस्तेमाल होता है ये तो, ठीक है। बच्चों की कहानियां शुरू होते हैं, बच्चों को सुनाते थे परियों की कहानियां। हाँ, एक राजा था, है ना, उस, हाँ, राजा रानी की। ये क्लियर हुआ है? तो अब जरा कुछ सेंटेंस देखें। मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहां पर, जिसमें लिखा हुआ है वन शुड वन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने, वन शुड वर्क हार्ड वन शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल हिज ड्रीम्स। थर्ड सेंटेंस मैंने लिखा, वन शुड अवेल वन शुड अवेल one should avail himself of all the opportunities that that comes that comes in his life। इन तीनों सेंटेंस को जल्दी से नोट करेंगे, और ये जो नीचे समझा है उसी के बेसिस पर इनमें कॉमन एरर फाइंड आउट करें। पहले नोट कर लेंगे। हो गया सभी का? देखिए, अब सबसे पहले तो आपको एक सेंटेंस में क्या चाहिए होता है? वर्ब चाहिए होता है ना। वर्ब चाहिए एक सेंटेंस में सबसे पहले। जरा देखें, इस सेंटेंस में ऊपर वाले में ये रेस्पेक्ट तो क्या है? ये सर वर्ब है। वर्ब है इन द सेंस मेन वर्ब है। और शुड क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब है। शुड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड क्या होते हैं? ये सब मॉडल्स होते हैं। और मॉडल क्या काम करते हैं इंग्लिश में? हेल्पिंग वर्ब होने का। और वन क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। अब आपको ये पता करना है कि ये वन कभी तो 1 2 3 वाला वन हो जाएगा, और कभी ये वन का मतलब जो अभी बताया ये प्रत्येक ऐसा नहीं हो जाएगा। पहले में क्या, वन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, हर एक को अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। अब जरा देखिए, रेस्पेक्ट हुम, पेरेंट्स, ये इस वर्ब के क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। और ऑब्जेक्ट से पहले ये क्या लगा दिया आपने? पजेसिव एडजेक्टिव। अब जरा नीचे आए तो मैंने आपको केसेस के बारे में समझाया था प्रोनाउन के, कि प्रोनाउन के केसेस क्या होते हैं। जैसे मैं यहां पर एक लिखा मैंने सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस, उसके बाद होते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद होते हैं फिर पजेसिव केस, और लास्ट में होते हैं बेटा रिफ्लेक्सिव केस होते हैं। हाँ जी, रिफ्लेक्सिव केस। ये 4 केसेस के प्रोनाउन होते हैं। अगर सब्जेक्टिव केस में आई लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा, पजेसिव केस में या तो मी होगा या फिर माइन होगा, सॉरी, हाँ, या तो माई होगा या फिर माइन होगा, माई या फिर माइन। अच्छा, दोनों नहीं लिख रहे हैं, पजेसिव प्रोनाउन नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है यहां पर। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, उसके बाद लिखा पजेसिव एडजेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव केस, ये वाले लिखते हैं डायरेक्ट। अगर सब्जेक्ट की जगह पर आई यूज कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या यूज करना पड़ेगा? मी। ऑब्जेक्ट की जगह पर मतलब या तो किसी वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद, तो आई नहीं मी लिखना पड़ेगा। पजेसिव केस में उसी को लिखा जाएगा माई, और रिफ्लेक्सिव केस में क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास वर्ड है कौन सा? वी। ये सब्जेक्ट की जगह पर यूज करना है तब वी लिखना है। अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अस। पजेसिव एडजेक्टिव की जगह पर क्या हो जाएगा? ये आवर। और रिफ्लेक्सिव केस की जगह क्या हो जाएगा? आवर सेल्व्स। सबको पता है ये। ऐसे ही एक वर्ड आता है ही, सब्जेक्टिव केस है,
ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, हिम। पजेसिव केस में क्या हो जाएगा, हिज। और रिफ्लेक्सिव केस में क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। अब ये सबके अपने अपने केस होते हैं। अब आपके पास एक प्रोनाउन आ गया, कौन सा, वन। सब्जेक्टिव केस में वन रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी क्या रहता है, वन ही रहता है। जैसे यू की तरह, जैसे मैं यू को लिख लूं तो यू सब्जेक्ट भी है और यू सेम वर्ड ऑब्जेक्ट भी है। और पजेसिव एडजेक्टिव यू का क्या बनता है, योर। और रिफ्लेक्सिव केस क्या बन जाता है, योर सेल्फ। अब ऐसे वन और वन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे सेम है यू की तरह से। पजेसिव केस में क्या बन जाएगा, वन का पजेसिव केस अभी लिखा है हमने, वंस। कौन सा वाला, ओ एन ई एपोस्ट्रोफी वाला, एपोस्ट्रोफी के साथ एस वाला। ये वाला मत लिख देना, इन दोनों को कंफ्यूज करा देते हैं वो एग्जाम में। ये आता है तो ये लिख देते हैं, ये आता तो वो लिख देता है। और लास्ट में जब वन सबके सेल्फ वाले केस हैं तो वन का भी होगा। वन का क्या बन जाता है, वन सेल्फ। बहुत बढ़िया। अगर ये आपको पता है कि वन के अपने खुद के केस होते हैं चारों के चारों, और वो क्या करेंगे एग्जाम में, वन के लिए या तो ही का या आई का या फिर शी का कोई केस यूज कर देते हैं। जैसे पहला सेंटेंस और दूसरा, वन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट। अब ये हिज किस लिए लिख रखा है, अगर सब्जेक्ट की जगह पर ही होता तो हिज सही होता, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पर तो वन है, तो वन का तो खुद का होता है ना, वंस। तो यहां पर सर क्या वर्ड आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए ओ एन ई एस, एपोस्ट्रोफी के बाद एस। सेम काम दूसरे में हुआ है, सब्जेक्ट हमारा वन है ये। अगर सब्जेक्ट यहां पर थोड़ी देर के लिए मान लो, अगर सब्जेक्ट यहां पर ही होता ना, तब तो ये हिज सही हो जाता। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट ही है ही नहीं, है यहां पर। तो क्या है, यहां पर ये वन सब्जेक्ट है, और वन सब्जेक्ट है तो यहां पर हिज नहीं, क्या आना चाहिए, यही वंस आना चाहिए ऊपर वाला। नीचे वाले तीसरे सेंटेंस में सेम प्रॉब्लम के साथ साथ एक प्रॉब्लम और आ गई है छोटी सी। वन शुड अवेल हिमसेल्फ ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट कम्स इन हिज लाइफ। मतलब तो इनका सबका पता है, वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। हर एक को, प्रत्येक इंसान को अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरा, वन शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल वंस ड्रीम्स। हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने ड्रीम्स को, यानी कि उसके खुद के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हार्डवर्क करना चाहिए, है ना, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तीसरे में क्या लिखा है, वन शुड अवेल। अवेल का मतलब होता है किसी अपॉर्चुनिटी से लाभ लेना। वन शुड अवेल हिमसेल्फ ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट कम्स इन हिज लाइफ। हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को उन सभी अपॉर्चुनिटीज से खुद को लाभान्वित करवाना चाहिए, लाभ लेना चाहिए, दैट कम्स इन हिज लाइफ, जो उसकी जिंदगी में आते हैं। ये कल ही देखा है हमने, कल ही समझाया ना। ये क्या है, ये आरपी मीनिंग क्या है इसका हिंदी में, जो उसकी जिंदगी में आती हैं। क्या जिंदगी में आती हैं, तो देखो इसका रिलेटिव प्रोनाउन दैट का एंटीसीडेंट कौन है यहां पर, अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज सिंगुलर वर्ड है या प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल है, अपॉर्चुनिटीज ये सिंगुलर या प्लूरल, ये सिंगुलर या प्लूरल, ये सिंगुलर या प्लूरल। अब चुटकी पिटने के काम मत किया करो, ये प्लूरल है ना। आफ्टर एडिंग एन एस और ईएस टू एनी नाउन इट बिकम्स प्लूरल। ये बच्चों वाली बात है ना। ये तो अपॉर्चुनिटी सिंगुलर हो गई, अपॉर्चुनिटीज प्लूरल हो गई। ये कंफ्यूजन पता नहीं क्यों, थोड़ा सा पीछे चलते हैं खाली जगह में। ये कंफ्यूजन हर बच्चे को है और दूर हो जाता है कंफ्यूजन 2-4 दिन के लिए, 2-4 दिन बाद फिर वापस दिमाग में वही कचरा। सर आप किसी भी नाउन में एस या फिर ईएस ऐड कर दो तो वो कैसा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। जैसे आपने लिख दिया पेन, लिख दिया आपने, चेयर लिख दिया आपने, हाउस लिख दिया, ये क्या है, सिंगुलर है। अभी इनमें मैं क्या करूंगा, प्लस एस या फिर ईएस ऐड कर दो तो पेन का पेन्स हो जाएगा, चेयर का चेयर्स हो जाएगा, हाउस का हाउसेस हो जाएगा। कैसे हो जाएंगे फिर, प्लूरल। लेकिन इसका उल्टा वाला वर्ब के साथ है, किसी भी वर्ब में प्लस एस या ईएस ऐड कर दो तो अब क्या होगा, अब वो सिंगुलर हो जाएगी, और यही कंफ्यूजन रहता है आप लोगों के दिमाग। नाउन में एस या ईएस ऐड कर देने से नाउन प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में एस या ईएस ऐड कर देने से वर्ब सिंगुलर हो जाती है। जैसे अभी मैंने एक वर्ब ले ली, कौन सी, जैसे मैंने एक वर्ब ले ली कौन सी, गो। मैंने एक वर्ब ले ली कौन सी, टीच। गो जाना, टीच पढ़ाना। इनमें आप एस या ईएस ऐड कर दें तो गोज ये सिंगुलर है और ये गो प्लूरल है। टीच प्लूरल वर्ब है और ये क्या हो गई, टीचेस सिंगुलर हो गई। अब जरा मुझे बताओ अपॉर्चुनिटीज, हाँ अपॉर्चुनिटीज कैसा नाउन है, ये प्लूरल नाउन है ना।
अब ये प्लूरल नाउन है, तो इसके बाद में जो वर्ब आती है, कल सिखाया था, याद है सबको, कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आती है, यानी कि इस वाली वर्ब की बात कर रहे हैं, ये सिंगुलर रहेगी या प्लूरल रहेगी, कौन डिसाइड करेगा? एंटीसीडेंट। कल सिखाया था, तो ये एंटीसीडेंट है। अब ये तो प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। क्या करूं यहां पर? दैट कम्स नहीं, दैट कम। ये तो एक एरर निकाल लिया, अभी दो एरर और घुसे पड़े हैं उसके अंदर। सब्जेक्ट कौन है आपका? वन। तो वन के साथ सब्जेक्ट वन है, तो वन के हिसाब से ही चलेंगी सारी चीजें। ये किसका है? ये रिफ्लेक्सिव केस, मिटा भी नहीं है अभी, ही का है ये रिफ्लेक्सिव केस, हिमसेल्फ। तो यहां पर ही वाला नहीं, सब्जेक्ट ही थोड़ी ना है। सब्जेक्ट ही होता तो हिमसेल्फ आता, शी होता तो हरसेल्फ आता, आई होता तो माई सेल्फ आता। लेकिन अगर वन है तो वन का खुद का आएगा, हिमसेल्फ नहीं, वन सेल्फ। ये और आगे एक और दिक्कत है, फिर से ही का लिख दिया, ही वाला नहीं, वन वाला। इसकी क्या लिखोगे? हाँ, ये हेज लिखा है, लेकिन वन का खुद का चाहिए, नीचे वाला, ONE एपोस्ट्रोफ के बाद S। यानी कि एकदम शुद्ध सेंटेंस कैसे पढ़ा जाएगा? वन शुड अवेल वन सेल्फ ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट कम इन वंस लाइफ। नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछ। हाँ है जी। ऑफ प्रीपोजिशन है बेटा, ऑफ प्रीपोजिशन है। मैं अगर यहां पर ये लिखूं कि ही गोज टू मार्केट, अब आप पूछेंगे ये टू किस लिए? टू प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन, हर प्रीपोजिशन का अपना काम होता है। ये प्रीपोजिशन क्या दिखाता है? डेस्टिनेशन दिखाता है। ऐसी ऑफ प्रीपोजिशन क्या दिखाता है? या तो पोजेशन बनाता है, या फिर पोजेशन के अलावा एक और काम कौन सा करता है? सिलेक्शन। यहां पर कौन सा काम कर रहा है ये? ऑफ। पोजेशन या सिलेक्शन? बोलो। पोजेशन बना रहा है, बहुत बढ़िया। यानी कि इन अपॉर्चुनिटीज का वन सेल्फ के ऊपर पोजेशन है बेटा। कम्स इन, इन फिर से एक प्रीपोजिशन है, इन किसी चीज के सराउंड। अब सराउंड का क्या मतलब होता है? जैसे मैं कहूं वी आर इन क्लास, हम क्लास के सराउंड है, मतलब क्लास में अंदर है। ऐसे भी कह रहा है इन हिज लाइफ, मतलब उसकी जिंदगी में। प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ाएंगे जब ये सारे प्रीपोजिशंस क्लियर करेंगे, कौन सा कहां आता है। चलिए यहां तक नोट करेंगे। थर्ड वाले में वन किएगा, ही कर दो। आपने एक एक चीज सुनी है कि इफ यू हैव टू ऑप्शंस टू करेक्ट एनी सेंटेंस, अगर किसी भी सेंटेंस के में आपके पास दो ऑप्शन है करेक्ट करने के, सो ऑलवेज मेक द करेक्शन इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के बाद वाले हिस्से में करेक्शन करते हैं जहां तक पॉसिबल हो। बाद वाले हिस्से में, वन तो सब्जेक्ट है। अब एग्जामिनर ये जानना चाह रहा है वन सब्जेक्ट है, तो उसके अनुसार आपको वन के सारे केसेस पता है कि नहीं बताएं, इसीलिए उसने हिस की जगह वंस करवाया और हिमसेल्फ की जगह वन सेल्फ करवाया। बाद वाले हिस्से में करेक्शन करते हैं, पहले वाले में नहीं, इन जनरल। चलिए आगे देखते हैं। हो गया ये। आगे अब एक सेंटेंस देखिए जरा। अगर मैंने लिख दिया यहां पर ही डोनेटेड अ न्यू शर्ट एंड टू ओल्ड वंस टू अ बेगर। ये सेंटेंस को देखिए जरा बोर्ड पर, फोकस करेंगे पूरा, मीनिंग जान लो। ही डोनेटेड, डोनेट किया मतलब क्या? दान में दिया। ही डोनेटेड अ न्यू शर्ट एंड टू ओल्ड वंस टू अ बेगर। उसने एक बेगर को, एक बेकारी को क्या दिया? एक नई वाली शर्ट और दो पुरानी शर्ट्स। अब जरा देखिए ये जो वर्ड है आपका, ये एप्रोप्रिएट है या नहीं है? यहां पर क्या आना चाहिए इसकी जगह पर? एपोस्ट्रोफी एस हटा लेना है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये यहां पर शर्ट को डिनोट कर रहा है। एक तो नई वाली शर्ट है और दो पुरानी वाली है, तो मतलब जो वन है ना, वन, उसका प्लूरल वाला वर्ड आएगा वंस। अगर आपने ये वाला लिख दिया ना वंस, ये तो पजेसिव एडजेक्टिव है, फिर इसके बाद में आपको एक नाउन डालनी पड़ जाएगी, जैसे यहां पर डाली है आपने। कहां आया ये वंस? देखो वंस आया, बगल में लाइफ लिखा है। यहां पर वंस आया था, बगल में पेनिट्स लिखा था। यहां पर वंस आया, बगल में ड्रीम्स लिखा है। बात समझ में आ रही है? ये जो एपोस्ट्रोफी वाला एस लिखते हैं ना, ONE एपोस्ट्रोफी एस, उसके बाद में तो एक नाउन चाहिए। और सेंटेंस में जरा देखें, वंस के बाद में तो प्रीपोजिशन है, इसका मतलब ये वर्ड यहां पर इनएप्रोप्रिएट है। ये वाला वंस नहीं, यहां पर आएगा ONES।
ये वाला एपोस्ट्रोफी एस वाला, ठीक है, जिसका मतलब हो जाएगा ही डोनेटेड अ न्यू शर्ट एंड टू ओल्ड वंस टू अ बेगर, ठीक है। अब बताते हैं आपको, मैंने ये वाले वर्ड बताए कौन से, हाँ, यहां से शुरू किया था। ये वाले वर्ड सभी के सभी कैसे होते हैं हमारे पास, सिंगुलर। और ये वाले वर्ड्स के बारे में मैंने क्या कहा था, ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। तो जरा बता तो दो इनमें से एक आध वर्ड को यूज करके कि सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, देखें जरा। अगर मैं ऐसा लिखूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा सम ऑफ द बुक्स, बातें ना करेंगे, सम ऑफ द बुक्स वॉज या वर सेंट बाय मिस्टर गुप्ता। ये सेंटेंस। दूसरा, सम ऑफ द मिल्क हैज या हैव बीन यूज्ड टू मेक टी। अब ये दोनों के दोनों सेंटेंस में वॉज या वर, यहां पर ऑप्शन है हैज या हैव, यहां पर ऑप्शन है आपके लिए। और आपको पता करना है सब्जेक्ट। दोनों के दोनों सेंटेंस में ये सम क्या है, यहां पर, यहां भी सब्जेक्ट है, यहां भी सब्जेक्ट है। अब आप ही देख के बताएं। मैंने अभी बताया था कि ये सभी के सभी वर्ड्स, चाहे सम, ऑल, मोस्ट, सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं। ये वॉज सिंगुलर है, ये प्लूरल है। वर हैज सिंगुलर है प्लूरल है, इतना आपको पहले पता है। एक जगह सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर आएगी, एक जगह वर्ब प्लूरल आएगी। जरा पढ़ के बताएं कहां पर ऐसा होगा। और कोई आंसर, पॉसिबल करेक्शन क्या आना चाहिए, आप बताओ। ऊपर वाले में क्या आना चाहिए। आप दोनों बताओ। हाँ, यस, वर आना चाहिए ऊपर वाले में, और नीचे वाले में वॉज, सॉरी नीचे वाले में हैज, या वहां भी हैव। आप देखो जरा, सब्जेक्ट तो सेम है ना दोनों जगह। सम, जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है, कुछ, ऐसा मतलब होता है। अब पहले में कह रहा है सम ऑफ द बुक्स वॉज या वर सेंट बाय मिस्टर गुप्ता, कि मिस्टर गुप्ता के द्वारा कुछ किताबें भेजी गई थी। और इसमें क्या है, सम ऑफ द मिल्क हैज या हैव बीन यूज्ड टू मेक टी, कि जो मिल्क था ना उसमें ऐसे कुछ इस्तेमाल कर लिया गया गया है, क्या करने के लिए, टी बनाने के लिए या चाय बनाने के लिए, है ना। देखिए जरा, मैंने क्या बताया था कि सबके सब प्रोनाउन है, और प्रोनाउन किसी नाउन की जगह पर आते हैं, है ना। उस नाउन को चेक किया जाएगा कि ये जो प्रोनाउन है ना, ये किस चीज का है, ये हिस्सा। सम का मतलब कुछ, लेकिन कुछ किस में से, किताबों में से कुछ या मिल्क में से कुछ। किताबें प्लूरल है। मान लीजिए ये बुक्स लिखा है, इस बुक्स का मतलब क्या है, ये दो या दो से अधिक है, एक तो है नहीं, ये एक होता तो बुक लिखा रहता। तो ये मान लीजिए कितनी भी 10, 20, 50, 100, 200, 500 जितनी भी किताबें, इनमें से कुछ किताबें ले ली हैं। कुछ का मतलब क्या, निकाली भी हमने प्लूरल ही है। एक निकाली होती तो वन लिखते हैं, सम लिखी है, यानी ये किताबें आप कोई भी डेटा मान सकते हैं, और प्लूरल वाला, और निकाली भी प्लूरल गई है, तो ये वर्ड यहां पर हो गया बेटा प्लूरल। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में देखोगे तो मिल्क, मिल्क में से कुछ, तो मिल्क तो कितना भी हो, 1 लीटर हो या 1000 लीटर हो, वो तो अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल में से तो कितना भी क्वांटिटी निकालो, अनकाउंटेबल ही रहेगी। मान लीजिए यहां पर एक बहुत बड़ा बर्तन है, या बहुत बड़ा बर्तन जिसमें 500 लीटर मिल्क है। अब उसमें से तुम 1 चम्मच निकाल लो, 1 बूंद निकाल लो, या 10 लीटर निकाल लो, अनकाउंटेबल ही रहेगा ना। मेजरमेंट किया जा सकता, गिन सकते हैं उसको हम, नहीं गिन सकते। इसका मतलब यहां पर ये डिनोट कर रहा है सर किसी सिंगुलर को। और अब तो क्लियरिटी आ गई। अगर ये प्लूरल है तो यहां पर आएगा वर, और अगर ये सिंगुलर है तो यहां पर आएगा हैज। यहां वॉज गलत होएगा, यहां पर ये गलत। कैसे पढ़ेंगे, सम ऑफ द बुक्स वर सेंट बाय मिस्टर गुप्ता, और यहां पर सम ऑफ द मिल्क हैज बीन यूज्ड टू मेक टी। बात समझ में आई है। ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हमने पूरा किया है। आप लोगों के लिए कुछ सवाल दिए जा रहे हैं, पूरा नोट करके उनके जवाब आपको देने हैं। कोई और डाउट हो यहां तक तो पूछ लीजिए, नहीं तो अब हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं, आपको जवाब देने हैं। एक एक बच्चे की कॉपी चेक करूंगा मैं, ध्यान रहे। क्या कर रहे हो, हाँ तो पूछो, पूछो बेटा। तुम क्या एलएलबी कर रहे हो उसकी, हाँ? जिसको पूछना है वो अपने आप पूछ रहे हो, तुम बीच में मत बोला करो।
चलिए हो गया, देखें जरा। पहला, एवरीबॉडी लव सिंगिंग। थर्ड, अरविंद बैठा हो लेकिन क्लोज द गेट प्लीज, क्लोज द गेट। बोल दो थोड़ा क्लास में, बोल दीजिए क्लास चल रही है, 5 मिनट वेट करेंगे सभी। बेटा थोड़ा सा बाहर बैठ जाइए, आप लोग क्लास चल रही है अभी। अब तुम आ गए, फिर दो चार और आएंगे। हाँ, डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए बस। समथिंग डज नॉट feel right. So here are your 5 sentences. You need to just make the possible corrections in all those sentences. Okay, everyone do this task within 2 minutes. We have a limited of period of time. Done. All the students will solve the questions. I will check the individuals copies. Everything was. पहला ठीक है, लव्स। दूसरा ठीक है, डज नॉट फील राइट। हाँ जी ठीक है, दिखाओ। और दिखाएं, लाओ जी देवराज जल्दी दिखाओ, टाइम लग रहा है, जल्दी दो। तुम तो कुछ करना ही मत। हाँ जी आप दोनों दिखाएं। आप टाइम ले रहे हैं, देख लीजिए। आई एम गोइंग टू टेल यू द करेक्ट आंसर्स, यू नीड टू जस्ट टेली योर आंसर्स विद माइंड। ओके, फोकस। Everybody love singing. Here love is a verb, everybody is a subject, and according to the subject agreement verbs rule, right? If we have a singular subject, then we need to put the verb in singular form as well, right? So here it not love, it should be loves, right? दूसरा was ever, these will become the main verb over here, and everything is your subject. ये subject है, everything is a singular subject, that's why we need to choose the singular verb was. दूसरा nothing was good enough for him, singular verb
with singular subject, no error, there is no error in the sentence. Fourth one, do anybody wants to buy this bike, क्या कोई इस बाइक को खरीदना चाहता है, ये लिखा हुआ है. जरा देखें आप, was ये मेन वर्ब है, anybody will become the subject because it's indefinite pronoun. Indefinite pronoun, right? Do will become what? Auxiliary verb, helping verb. And this is the helping verb which is used for a plural subject. And what kind of subject you have used? Singular. And with singular subject we cannot use do, we need to use does. And after do or does auxiliary verb, the base form will come in plural form. Base form कौन सी है? ये, और ये plural form में आएगी, ऐसे ये हट जाएगा. And the last sentence, something does not feel right. Does singular, और ये देखो ये base form आई है do और does के बाद, जैसे यहाँ बताया था, do या does के बाद में base form आएगी plural. जैसे feel लिखा है, feels होता तो ये problem बन जाता. Something यहाँ पर subject है, तो ये क्या है? ये no error in the sentence. So today we have completed the, hey, listen to me. Today we have completed the indefinite pronoun in a correct manner. Okay. Tomorrow we will discuss the reciprocal and interrogative. Then the pronoun chapter will complete it. चलिए आज के लिए इतना ही. Thank you all of you.